हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने 10th लेसन स्टार्ट किया था अर्थवर्म वाला और अपन ने उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर ली थी। आज अपन इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर में सारे सिस्टम हैं आपके इसमें, हालांकि इतना डिटेल में नहीं है लेकिन फिर भी जो है अपने को इसमें जितने इसमें सिस्टम है, जितने इसमें तंत्र हैं वो सारे हैं। अब सबसे पहले अपन इसमें ले रहे हैं श्वसन तंत्र। हालांकि कल मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्ट कराया था पर अपने पास इतना टाइम नहीं था कि उसको ढंग से डिस्कस कर सके। तो सबसे पहले है रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र में जो इसकी स्किन है, इसकी जो त्वचा है, वो त्वचा सामान्य विसरण विधि से, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और ये दोनों किसके बीच में होता है? ये जो बाहर एनवायरनमेंट में फ्लूइड है, क्योंकि केंचुआ जो है हर समय पानी के पास में रहता है, प्लस ये हर समय चिकना रहता है क्योंकि इसको नमी चाहिए। वो नमी इसीलिए चाहिए ताकि इसकी जो स्किन है वो स्किन इजीली जो है डिफ्यूज़न कर सके, विसरण कर सके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, क्योंकि आप जानते हो डिफ्यूजन की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चाहे गैस है वो जब मूव करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विसरण। तो यहाँ पर सिंपल सी है कि उसकी जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन होता है घुला हुआ और उसके कारण उसका रेड कलर होता है। कल मैंने आपको बताया था कि ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण, और त्वचा या स्किन का जो कलर है वो पोरफायरिन पिगमेंट होता है इसकी स्किन में, उसके कारण भूरा होता है, और ब्लड में होता है रेड कलर। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है मेन फंक्शन ही होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करना। अब उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपको डायग्राम ही दे रही हूँ। तो इसमें देखो कि यहाँ पे ये जो है एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि लोअर कैटेगरी का, निम्न वर्ग का होते हुए भी इसका जो परिसंचरण तंत्र है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उच्च वर्ग का है। बाकी आपको नॉन कॉर्डेटा में कहीं भी क्लोज्ड बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं मिलेगा, जो ब्लड है वो ऐसे ही बहता रहेगा। तो यहाँ पर जो है उच्च प्रकार का परिसंचरण तंत्र है और वो होता है बंद प्रकार का, यानी कि जो ब्लड है वो आपको दिख भी रहा है रेड और ब्लू। तो यहाँ पे जो रेड है वो प्योर यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, और जो ब्लू है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा और इसकी पूरी जो बॉडी है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक डॉर्सल यानी पृष्ठवाहिका होगी, और जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर आपको ब्लू कलर की दिख रही है। तो इस तरीके से यहाँ एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होगी, वो होगी वेंट्रल वेसल या अधर वाहिका। तो रेड कलर की कॉल मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ और अधर सतह को हम पहचानते भी किससे? इस डॉर्सल वाली वेसल से। अब यहाँ पे देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे हालांकि इतने वेल डेवलप नहीं है, इतने उच्च उसके नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 4, और क्योंकि सारी चीज़ें अपने को सेगमेंट के हिसाब से देखनी है, तो 7th, 9th, 12th और 13 इन 4 सेगमेंट में आपको 4 पेयर ऑफ हार्ट मिलेंगे। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा ब्लड को डॉर्सल से वेंट्रल तक ले जाना। अगर आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो तो आपको लूप जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हार्ट आपको दिख रहे हैं और ये इनका ये कर भी रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। और ये हार्ट, इन हार्ट के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ है। और ये जो हार्ट है ये मस्कुलर हैं, बीट करते जैसे अपने होते हैं, और इनके अंदर वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? जिनको हिंदी में कपाट बोलते हैं। जैसे अपन वन वे जब रोड वगैरह पे जाते हैं तो वन वे होता है कि आप इधर जा सकते हो, इधर से उधर नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से इसमें भी वॉल्व होते हैं कि प्योर ब्लड तो कहीं पे भी जा सकता है लेकिन इम्प्योर नहीं जाएगा। तो ये जो है कि कौन रोकता है इसको? कपाट रोकता है या वॉल्व रोकता है। उसके बाद में फिर हमारा है एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र। अब यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र है
जैसे हम में जो उत्सर्जन तंत्र है, उस उत्सर्जन तंत्र में होता है सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है वृक्क या किडनी। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोई अंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है वो होती है नेफ्रिडिया, वृक्कक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो वृक्क और वृक्कक, तो वृक्क तो होते हैं उच्च वर्ग में और वृक्कक होते हैं निम्न वर्ग यानी एनेलिडिया या केंचुए में। और इसकी जो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हालांकि आपके बुक वगैरह में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप देख लो उसको कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है स्ट्रक्चर। और इसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया या वृक्क। और ये जो नेफ्रिडिया है ये पूरी बॉडी में जो है मिलेंगे। और इसमें भी अगर अपन फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको जो है दो तरीके के कौन से, एक तो होते हैं बाहिर्मुखी यानी एक्सोनेफ्रिक। ये जो एक्सोनेफ्रिक हैं ये क्या करते हैं कि शरीर से जितना उत्सर्जित पदार्थ है उस उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर छोड़ते हैं, यानी कि इनके पोर कहाँ खुले होते हैं, स्किन से बाहर की ओर। और जो आपका अंतर्मुखी नेफ्रिडिया है एंट्रोनेफ्रिक, ये क्या करते हैं, ये पूरी अंदर वाली बॉडी का जो एक्सक्रीटी या उत्सर्जित पदार्थ है उसको आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 टाइप्स हो गए, एक्सो और एंट्रो। यानी एक्सो सीधा ही बाहर एक्सक्रीशन में डाल देगा, बाहर निकाल देगा, जबकि जो एंट्रो है वो पहले एलिमेंट्री कैनाल में डालेगा, फिर एनएस के थ्रू या गुदा के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में आपको एक्सक्रीटरी पोर्स और ये नेफ्रिडिया नहीं मिलेंगे। बाकी पूरे बॉडी में ये आप जो है मिलेंगे। और स्पेशली जो ग्रसनी एरिया, फेरिंग्स एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। फिर उसके बाद में है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छा सा डायग्राम है, देखो इसको, ये भी आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि एक चीज़ आप वैसे ही आपको समझाई जाए, एक आप उसको डायग्राम में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको दिख रही है, वैसे भी अगर आप देखो तो नर्वस सिस्टम में हम 3 चीज़ यूज़ करते हैं या 3 में आपने डिवाइड करते हैं, केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी। केंद्रीय को हम बोलते हैं सेंट्रल, परिधीय को हम बोलते हैं, और जो थर्ड है हमारा ऑटोनोमस। तो इस तरीके से जो है हमने इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है केंद्रीय, इसमें आपको दिख रही है ना रिंग और एक लंबी सी रॉड, तो नर्व रिंग है और उसके नीचे चोटी जैसी जो स्ट्रक्चर निकल रही है वो आपकी कहलाती तंत्रिका रज्जु या वेंट्रल नर्व कॉर्ड। फिर है परिधि, पेरिफेरल पे जो है, तो इसमें जितनी भी आपको छोटी छोटी गांठें जैसी दिख रही हैं, इन गांठों से जो है तंत्रिकाएं निकलेंगी, ठीक है, नर्व्स निकलेंगी और ये पूरी बॉडी के अंदर जाएंगी। तो यहाँ पे जो है नर्व्स हैं, अगर अब इसमें भी देखो 8 to 10 पेयर्स जो है वो निकलती हैं यहाँ पे नर्व्स, और ये पूरी बॉडी में जाके उसको सेंस, इनका मेन काम क्या होता है, सेंस। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमें 3 तरह की नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर और एक होती है मिक्स्ड। यानी अगर मान लीजिए अभी आपके हाथ में कोई चीज़ चुभती है तो वो सेंस आपके ब्रेन तक जाता है, तो वो जो सेंस लेके जाती है वो होती है सेंसरी। तो उसी तरीके से, और फिर ब्रेन कहता है हाथ को हटा लो, तो वो क्या कौन सी होगी, मोटर या प्रेरक। और कुछ ऐसी होती है जो दोनों काम करती है, सेंस लेने का काम भी करती है और ऑर्डर पास करने का काम भी करती है। तो ये जो है वो आपके पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगी। उसके बाद में जो तीसरी है वो है अनुकंपी। ये अनुकंपी क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है ना, ये एक जाल के रूप में फैला रहता है और ये इसका मेन काम क्या होता है, इसकी जो मसल्स हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, यानी ये ऑटोनोमस है, उसको आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने हिसाब से जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते करते हो तो
पहले जब आप सीखते हो तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई सामने आ रहा है तो ब्रेक लगाना है या कुछ करना है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ आपकी मेमोरी में आ जाती है। फिर आप इतना ध्यान नहीं देते हो, अचानक अगर आपकी आंखों ने कोई चीज़ देखी कि आगे से गाड़ी आ रही है तो तुरंत आपके हाथ हैं वो ब्रेक को दबा देंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या कहती है, ऑटोनोमस, जो कि हमारी मेमोरी से रिलेटेड है। उसके बाद में फिर इसमें फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, हालांकि फिर भी आपके इसमें इतना डिटेल में नहीं है, फिर और मैंने आपको ये डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहली बात, कल भी मैं आपको बता रही थी कि केंचुआ क्या है। केंचुआ एक द्विलिंगी, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, बहुत सारे नाम हैं, तो उनसे आप कंफ्यूज मत होना। तो एनिमल है, यानी कि इसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सेगमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे आपने देखा कि 14th जो सेगमेंट है उसमें फीमेल जेनाइटल पोर है, यानी कि वहाँ पर उससे ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, ओवरी। जब ओवरी होगी, ओविडक्ट होगी, वो ओविडक्ट जो दोनों हैं वो कहाँ खुल रही है, 14 में। तो ये सारी चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, सेगमेंट वाइज हैं। तो सेगमेंट हालांकि आपके इसमें इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप डायग्राम को देखिए और उसमें देखो कि हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फिक्स नंबर के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले बात हो गई। फिर दूसरी चीज़ जो है, और ये इसको इम्पॉर्टेंट भी कर लेना, कि केंचुए में पूर्वता, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं प्रोएंड्रस। तो ये जो प्रोएंड्रस होता है इसका मतलब होता है कि मादा जननांग से पहले या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। और यही कारण होता है कि इसमें सेल्फ क्रॉस नहीं होता है, कि जब एग भी वहीं बन रहे हैं, स्पर्म भी वहीं बन रहे हैं, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब फीमेल ऑर्गन डेवलप है तो मेल नहीं है, मेल है तो फीमेल नहीं है। तो इसलिए जो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोएंड्रस, यानी फीमेल से पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर मेल है तो मेल में आप देखो कौन कौन से हैं। इसमें टेस्टिस है, स्कॉट्रम है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये अंग जो हैं, वापस से हिंदी में बता रही हूँ, वृषण को, शुक्राशय, प्रोस्टेट और सहायक ग्रंथियाँ, ये तो सब किस में है, मेल में, नर में। और अगर अपन मादा की बात कर रहे हैं तो इसमें अंडाशय है, अंडकीप है, अंडवाहिनियाँ है, मादा जनन छिद्र है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात शुक्रग्राहिका। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है नर जननांग नहीं है। अब उसमें नाम तो क्या, शुक्रग्राहिका, तो अपने दिमाग में होता है यार शुक्राणु से रिलेटेड है तो शुक्रग्राहिका तो होगी, लेकिन ध्यान रखना शुक्रग्राहिका मेल में न होकर हमने इसको किस में करी है, फीमेल में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वह क्रॉस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, कल भी मैंने आपको बताया था, स्पर्मेथिका या शुक्रग्राही जो कि 4 पेयर है, 8 हैं, और वो 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक होती हैं, और बिल्कुल थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो दूसरा केंचुआ है वो केंचुआ अपने शुक्राणुओं को इन थैलियों में डालता है। इसलिए इस ऑर्गन को मेल में नहीं डाल के कहाँ डाला गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद में देखो, ये हो गया आपका फीमेल का, जिसमें ओवरी, ओविडक्ट, फिर आपके हो गई फीमेल पोर और स्पर्मेथिका। तो ये आपका किसमें आ गया, फीमेल में। अब ये देखो कि जब ये डेवलप हो जाते हैं, और चाहे अंडे हों चाहे स्पर्म हो, तो उस समय इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जो है अधिकतर बारिश के टाइम में या वर्षा के टाइम में, रेनी जो अभी सीज़न चल रहा है इस सीज़न में होता है। और इनका फर्टिलाइजेशन में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। और जिसमें जो है केंचुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे क्रम में आके, जैसे कल मैंने आपको बताया था जनन पेपिला, उस पेपिला के थ्रू ये चिपक जाते हैं। और जो एक केंचुआ है वो 18
जर्मपोर, कल मैंने आपको बताया था जो नर का है उसमें से शुक्राणु किस में डालता है, दूसरे वाले केचुए की स्पर्मेथिका के पाउच में डालता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। और जब ये हो जाता है तो ये पेपिला, अब इसके जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है बहुत लंबा सा प्रोसेस है कि 18 जो सेगमेंट है उस सेगमेंट से स्पर्म्स निकलते हैं, स्पर्मेथिका में जाते हैं और स्पर्मेथिका में शुक्राणु इकट्ठे होते हैं और 14 वाले जो पोर है उस पोर से फीमेल अंडों को निकालती है। वो अंडे क्लाइटेलम या पर्याणिका में भर जाते हैं और धीरे धीरे पर्याणिका आगे की तरफ खिसकती है, यानी 14 से आगे की तरफ खिसकती है और खिसकने के बाद में वो जो स्पर्मेथिका से जो स्पर्म्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं और वो पूरी केचुआ है वो अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि केचुए में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पर्याणिका के अंदर, क्योंकि 14 से उसे मिल गए अंडे और बाकी जो शुक्र ग्राहिका है उससे उसको मिल गए शुक्राणु। तो ये पूरे जैसे अंगूठी की तरह है, इसको उतार दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फिर कुछ दिनों बाद उसी में जो है अर्थवर्म डेवलप्ड होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आपके इसमें इतना नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा आपको आज डिटेल में इसको करा दिया। तो ये हो गए आपके 5। अब अपना एक बचता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं कल कराऊंगी और ये पूरा टाइम लेगा, इसलिए अपने छोटे छोटे जो सिस्टम थे उसको यहाँ आज आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।